हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, हम ईसीजी से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द ईसीजी, जिसके अंदर हमने लीड्स के बारे में, ईसीजी पेपर के बारे में, और उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ईसीजी कैसे करनी है। जब भी हमें एक ईसीजी स्ट्रिप दिखे तो कैसे हम उसी ईसीजी स्ट्रिप को रीड करेंगे, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखेंगे उस ईसीजी स्ट्रिप को देखने के लिए। दोस्तों, इसके बारे में वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे जिसके अंदर हमने जनरल इंप्रेशन, कैलिब्रेशन, रिदम इंटरप्रिटेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हमने आर वेव प्रोग्रेशन, एक्सिस डेविएशन। दोस्तों, यहाँ तक हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने की वजह से हमने उसको वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज ईसीजी पार्ट 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर हमने ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ईसीजी, इसके जो रिमेनिंग स्टेप हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक, उसके बाद हाइपरट्रॉफी और उसके बाद इस्चीमिया, कैसे अपन एक ईसीजी स्ट्रिप में देखेंगे दोस्तों, उसके बारे में आज हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। दोस्तों, मैं ये आपको ये जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जब ऐसे नोड जो राइट एट्रियम में होता है वहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, ये करंट एवी नोड में पहुंचता है, उसके बाद बंडल ऑफ हिज में पहुंचता है, बंडल ऑफ हिज से बंडल ब्रांच में जाता है। बंडल ब्रांच दो तरह के होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच थिक होते हैं, डिपोलराइज पहले होते हैं, उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच के थ्रू ही करंट राइट बंडल ब्रांच में जाता है, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर के थ्रू ये जो करंट है पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है। तो दोस्तों, जो ये बंडल ब्रांच होते हैं ये अपने हार्ट के अंदर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके अंदर रहते हैं। अगर किसी भी रीजन से, चाहे वो एमआई हो, चाहे वो डिजेनरेटिव डिजीज हो, चाहे वो कोई कंजेनाइटल एनोमलीज हो, किसी भी रीजन से अगर इन बंडल ब्रांच में डिफेक्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो दोस्तों जो करंट का नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है ये फॉलो नहीं होता है। अगर ये करंट का नॉर्मल कंडक्शन पाथवे होता है तो दोस्तों हमारे जो हार्ट के अंदर नॉर्मल करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरली, मींस लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरली, जो मेरे अभी हाथ की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में होती है। लेकिन अगर ये बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो जाए या ये डिफेक्ट हो जाए या इनमें कोई डैमेज हो जाए तो ये नॉर्मल कंडक्शन पाथवे नहीं फॉलो होता है, और उसके बाद ईसीजी में चेंजेज आते हैं जो कि अपने को देखना आना चाहिए। तो इसी के बारे में दोस्तों अभी अपन लर्न करेंगे। तो जैसा मैंने अभी बताया, इफ देयर इज एनी डैमेज इन वन ऑफ दीज बंडल ब्रांच ड्यू टू एमआई और डिजेनरेटिव डिजीज, देन दैट बंडल ब्रांच विल नॉट कंडक्ट करंट प्रॉपरली। बट दोस्तों होता क्या है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं पहले, कि जो हमारे हार्ट है उसकी एवरी सेल, जो कार्डियक सेल्स होती हैं, अगर आप उनकी हिस्टोलॉजी पढ़ें तो उनके अंदर इंटरकेलेटेड डिस्क होती है। इसकी वजह से एक सेल से करंट दूसरी सेल में इजीली चला जाता है। तो जब भी कभी बंडल ब्रांच में ब्लॉक होता है तो उस साइड की बंडल ब्रांच काम नहीं करती है। तो होता क्या है, जो नॉर्मल है, मान लो जैसे राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया तो जो लेफ्ट साइड के बंडल ब्रांच हैं उनके थ्रू करंट लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में करंट नहीं जाता क्योंकि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो रखा है। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल से करंट राइट वेंट्रिकल की वॉल में आ जाता है। सिमिलरली अगर किसी को लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, जो करंट है राइट बंडल ब्रांच के थ्रू राइट वेंट्रिकुलर वॉल में तो फैल जाता है, लेकिन लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉक होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में करंट लेफ्ट बंडल ब्रांच के थ्रू नहीं जाता है, लेकिन जो राइट बंडल ब्रांच जो अपने काम कर रहे हैं उनके थ्रू राइट वेंट्रिकल में करंट गया और फिर वेंट्रिकुलर सेल्स के थ्रू करंट फिर से
लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल में भी आ जाता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर एक साइड का बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो भी अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो करंट है नॉर्मल पाथवे से तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो करंट है वो जा रहा है। जा कैसे रहा है? वो फिर वेंट्रिकुलर वॉल कार्डियक सेल के थ्रू डायरेक्टली करंट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा या लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। जो भी साइड का बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा उस साइड में नॉर्मल साइड से करंट चला जाता है। तो दोस्तों ये आप समझ गए। तो दोस्तों इससे अपने ईसीजी में क्या फर्क पड़ता है, अपने ईसीजी में क्या कैसे अपन इसको देखते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी जब आपको ईसीजी इंट्रोडक्शन बताया था कि हम जब भी ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं तो एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे वोल्टेज लेते हैं। तो जो करंट अगर अपन नॉर्मल पाथवे से जा रहा होता, करंट अपने नॉर्मल पाथवे को फॉलो कर रहा होता, बंडल ब्रांच में ब्लॉक नहीं हो रहा होता, तो करंट एक साथ दोनों बंडल ब्रांच में जाता है और दोनों वेंट्रिकल ऑलमोस्ट सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डिपोलराइज होते हैं। लेकिन अगर किसी भी रीजन से एक साइड में बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है तो उस साइड का वेंट्रिकल थोड़ी देर बाद उसको डिपोलराइज होगा, ये थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस वजह से तो टोटली वेंट्रिकल को डिपोलराइज होने में टाइम ज्यादा लगेगा। पहली बात तो चाहे कोई सी भी साइड का बंडल ब्रांच हो, ऑब्वियसली नॉर्मल पाथवे फॉलो करता है तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तुरंत डिपोलराइज हो जाते हैं वेंट्रिकल। लेकिन जो कंडक्शन नॉर्मल पाथवे से नहीं हो रहा है, बंडल ब्रांच में डैमेज है, ब्लॉक है, तो जो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है वो नॉर्मल पाथवे को फॉलो नहीं करेगा। इस वजह से जो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा दोस्तों। इस टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगने से क्या होगा? इस टाइम ड्यूरेशन लगने से जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेंगे दोस्तों, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से क्यूआरएस बनते हैं, और क्यूआरएस में कुछ भी अगर वेंट्रिकल में कुछ भी डिफेक्ट होता है तो अपने क्यूआरएस के फॉर्म में ईसीजी में रिकॉर्ड होता है। तो क्यूआरएस ब्रॉड होंगे, ब्रॉड मतलब उनको क्यूआरएस बनने में टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब वेंट्रिकुलर को डिपोलराइज होने में टाइम ज्यादा लग रहा है। इसलिए जब भी कभी, इसलिए चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो चाहे राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो, दोनों ही बंडल ब्रांच में ब्लॉक में सबसे पहली जो चीज अपने को ईसीजी में मिलेगी वो ब्रॉड क्यूआरएस होंगे। ब्रॉड क्यूआरएस मतलब मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स या मोर देन 0.12 सेकंड के क्यूआरएस होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम जब भी बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में ईसीजी में देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमको यही देखनी है। अगर हमको ब्रॉड क्यूआरएस दिख रहे हैं तो ही हम बोलेंगे कि बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अगर क्यूआरएस ब्रॉड नहीं है तो फिर हम देखेंगे एमआई है या और कोई चीज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो दोस्तों, इफ देयर इज एनी डैमेज इन वन ऑफ दीज बंडल ब्रांच ड्यू टू एमआई और डिजेनरेटिव डिजीज, देन दैट बंडल ब्रांच विल नॉट कंडक्ट करंट प्रॉपरली एंड बट एवरी सेल ऑफ हार्ट अपने आप में कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, इंपल्स रिसीव कर सकता है। सो करंट अपने नॉर्मल रास्ते की बजाय वेंट्रिकुलर सेल में स्लोली स्प्रेड करता है, मींस करंट की स्पीड कम हो जाती है तो क्यूआरएस ब्रॉड हो जाते हैं, बोथ इन एलबीबी और आरबीबी। चाहे वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो चाहे वो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, दोनों में ही अपने क्यूआरएस कैसे हो जाते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हमको ब्रॉड क्यूआरएस ईसीजी स्ट्रिप में दिख रहे हैं, ब्रॉड क्यूआरएस का मतलब मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स या मोर देन 0.12 सेकंड के क्यूआरएस अगर दिख रहे हैं तो दोस्तों दो चीज हो सकती हैं। जैसा मैंने अभी बताया, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है और साथ में वीटी या वीएफ, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इनमें भी अपने को ब्रॉड क्यूआरएस देखने को मिलते हैं दोस्तों। लेकिन अगर वीटी या वीएफ है तो सिर्फ वीवी जैसी वेव बनेंगी, वी शेप की वेव बनती है, उसमें कोई क्यूआरएस, पी वेव ये सब नहीं दिखता है और बाकी कोई वेव नहीं दिखती है। लेकिन दोस्तों अगर बंडल ब्रांच में ब्लॉक है तो रिदम जो है साइनस रिदम जैसी ही दिखाई देगी, मतलब ईसीजी स्ट्रिप बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, एकदम क्यूआरएस बनेंगे, पी वेव बनेगी, टी वेव बनेगी, सब बनेगा। लेकिन एक सिंपली क्या होगा, सबसे पहले क्यूआरएस कैसे होंगे? ब्रॉड हो जाएंगे। दूसरा, बंडल ब्रांच ब्लॉक में ओनली
ब्रॉड क्यूआरएस होगा, बाकी सब कुछ सामान्य जैसा दिखेगा, नॉर्मल जैसा दिखेगा। ओनली रेट थोड़ी ज्यादा होगी, जो हार्ट रेट है बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर होगा पेशेंट को तो हार्ट रेट 100 टू 150 के बीच में होगी। ऐसा कोई वो नहीं है जनरलाइज क्राइटेरिया, बट हार्ट रेट ज्यादा होगी, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा। बट आरबीबी के दूसरी चीज, दो तरह के बंडल ब्रांच ब्लॉक हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जो अभी अपन पढ़ेंगे। तो दोनों में ही जो ब्रॉड क्यूआरएस होते हैं, साथ में जितने भी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के ईसीजी होते हैं लगभग एक जैसे दिखते हैं। अभी अपन देखेंगे कैसे दिखते हैं। और जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के ईसीजी अलग अलग दिखते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो दोस्तों राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ऐसे नोड, एबी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिज, उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच से करंट गया राइट बंडल ब्रांच, उसके बाद पुरकिंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकुलर वॉल और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इफ देयर इज बंडल ब्रांच ब्लॉक देन देयर इज एबनॉर्मलिटी इन करंट फ्लो। तो ये एक चीज और दोस्तों इस नॉर्मल कंडक्शन पाथवे में आपको समझनी है। जैसा मैंने अभी बताया, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होते हैं वो थिक होते हैं और राइट बंडल ब्रांच जो है वो थिन होते हैं। इसलिए लेफ्ट बंडल ब्रांच पहले डिपोलराइज होते हैं और लेफ्ट बंडल ब्रांच के थ्रू ही करंट राइट बंडल ब्रांच में जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और टोटल दोनों के डिपोलराइज होने से, मतलब टोटल लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन होने से ही अपना क्यूआरएस बनता है। लेकिन अगर हम इसको और स्पेसिफिकली बात करें तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसका फर्स्ट हाफ, मतलब जैसे ये क्यूआरएस बनेगा उसका फर्स्ट हाफ जो है लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन होने से बनता है। क्यों? क्योंकि पहले लेफ्ट बंडल ब्रांच डिपोलराइज होते हैं। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसका सेकंड हाफ, लेटर हाफ, वो किससे बनता है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के डिपोलराइजेशन से या राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बनता है। तो दोस्तों ये अगर हम को लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉक होगा तो फर्स्ट हाफ ऑफ क्यूआरएस में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर सेकंड मतलब राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक होगा तो अपने को सेकंड जो क्यूआरएस का सेकंड हाफ है उसमें प्रॉब्लम आएगी। वो कैसे देखेंगे अभी अपन सीखेंगे, बट ये आप समझ लो, मतलब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बन रहा है। लेकिन अगर हम उसमें भी स्पेसिफाई करें तो जो उसका क्यूआरएस का फर्स्ट हाफ है वो कैसे बन रहा है? वो बन रहा है लेफ्ट बंडल ब्रांच में करंट फ्लो या लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बन रहा है। और जो उसका सेकंड हाफ है राइट बंडल ब्रांच में करंट फ्लो या राइट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने के लिए। अभी हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट हाफ ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड हाफ इज फॉर्म ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो मैंने इतना इसमें फोर्स लगाया इससे क्या होगा अब अपन समझते हैं। सबसे पहले इफ देयर इज राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, हमारे जो हार्ट के राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उनमें करंट नॉर्मली फ्लो होगा, लेकिन राइट साइड में करंट नॉर्मली फ्लो नहीं होगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे ईसीजी में? तो दोस्तों देखो, सबसे पहले जो हमारी ईसीजी मशीन रिकॉर्ड कर रही है पी वेव बन गई। पी वेव के बारे में अभी अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि पी वेव में कुछ भी होगा तो वो एट्रिया की वजह से होगा, वेंट्रिकल का कोई इफेक्ट पी वेव में नहीं होता। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं क्यूआरएस की। तो इसमें देखो क्यूआरएस जो है एक नॉच्ड क्यूआरएस है, ऐसे लग रहा है दो क्यूआरएस है। पहले बना क्यू, फिर उसके बाद आर वेव बनी, फिर थोड़ा सा एस वेव में डिप्रेशन हुआ, फिर से एक आर वेव बनी, फिर नीचे आके क्यू वेव बनी, फिर उसके बाद टी वेव बनी। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली दोस्तों जब राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया तो राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो गया तो
जो हमारा लेफ्ट साइड का बंडल ब्रांच है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, उसमें करंट नॉर्मली फ्लो कर रहा है, तो दोस्तों एक आर वेव बन गई। उसके बाद करंट वापस नीचे आने को स्टार्ट हुआ तो एस वेव बन गई। लेकिन मैंने जैसा बताया राइट बंडल ब्रांच काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी राइट वेंट्रिकल में करंट जाएगा, बट कहां से जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के थ्रू, सेल के थ्रू जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर से जैसे ही करंट राइट वेंट्रिकल की वॉल में जाएगा फिर से एक आर वेव बनेगी दोस्तों, और वो आर वेव बन के फिर उसके बाद करंट वापस नॉर्मल होगा और ये एस वेव बनेगी और फिर ये टी वेव बनेगी दोस्तों। तो ये जो पार्ट है मतलब क्यू आर एस, दो क्यू आर एस बन गए। पहला क्यू आर एस क्यों बना? जो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल ने नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल है लेफ्ट बंडल ब्रांच, तो ये आर वेव बन गई नॉर्मल वे में। उसके बाद जैसे इसमें से करंट कम होना शुरू हुआ एस वेव बन गई, फिर से करंट जो राइट वेंट्रिकल की वॉल में चला गया तो फिर से एक आर वेव बन गई। तो दोस्तों इसको हम आर बोलेंगे, दूसरे को आर डैश या आर प्राइम बोलेंगे, और जो नीचे बना इसको अपन एस बोलेंगे। तो दोस्तों इससे क्या हुआ? इससे जो हमारी ईसीजी स्ट्रिप है उसमें एम वेव, एम जैसा दिख रहा है ना ये, तो एम वेव बन गई। एम वेव, या इसी को अपन रैबिट ईयर भी बोल लेंगे, या इसको नॉस्ड क्यूआरएस भी बोलेंगे। और दोस्तों ये कौन सी लीड में दिखेगा? ये V1 या V2 में दिखेगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप समझ गए होंगे, मैंने थोड़ा आपको बहुत उससे समझाया। अब मैं थोड़ा सा एकदम बिल्कुल जैसे अपन आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, अपन टीचिंग नहीं कर रहे हैं। सिंपली बात दोस्तों ये है कि हमारे दो तरह के बंडल ब्रांच होते हैं। लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच होते हैं, राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच होते हैं। जब ये बंडल ब्रांच में करंट नॉर्मली फ्लो हो रहा होता है तो हमारे वेंट्रिकल में भी करंट नॉर्मल रास्ते से जाता है, इनके थ्रू ही जाता है। लेकिन कई बार इस्चीमिया की वजह से या डिजेनरेटिव डिजीज की वजह से इन बंडल ब्रांच में प्रॉब्लम हो जाती है, तो करंट जो नॉर्मल रास्ते को फॉलो ना करके जो नॉर्मल साइड का जो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं बंडल ब्रांच, उनके थ्रू करंट जो नॉर्मल वेंट्रिकल में चले जाते हैं, फिर उस नॉर्मल वेंट्रिकल की वॉल के थ्रू करंट दूसरे साइड की वेंट्रिकल की वॉल में जाते हैं। पहली बात तो ये। और जो अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, अगर नॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है तो एक सिंगल स्टीप एंगल का क्यूआरएस बनता है। लेकिन अगर करंट नॉर्मल रास्ते से नहीं जा रहा है, बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो रहा है, तो दोस्तों इस करंट को वॉल के थ्रू जाना पड़ रहा है, तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये क्यूआरएस ब्रॉड हो जाते हैं। दूसरी बात, ये जो क्यूआरएस ब्रॉड के साथ साथ इसमें नॉचिंग हो जाती है। जो वी लीड है, V1 लीड है या V2 लीड है, इनमें जो नॉच्ड क्यूआरएस या बाइफेजिक क्यूआरएस या RSR प्राइम, ये वाला पैटर्न दिखता है दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट वेव ऑफ QRS is due to depolarization of left ventricle. After some time, current from left side start traveling toward the right side and to depolarize right ventricle as well. That result in one more QRS, combination of two QRS दिखेगा, both because both ventricle are not contracting simultaneously. और दूसरा इसमें RSR प्राइम या RR प्राइम, ये सारे कोई भी पैटर्न दिख सकता है, अभी अपन इसको लास्ट में देखेंगे। मींस ब्रॉड एंड नॉच्ड क्यूआरएस दिखेगा। और साथ में ही दोस्तों जो V1 लीड है, V1 राइट साइड की बात कर रहे हैं पर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, तो जो राइट बंडल ब्रांच में अगर ब्लॉक होगा तो जो राइट साइड की लीड है, राइट साइड की लीड अपन V1 V2 को राइट साइड की लीड बोलते हैं। इसमें भी स्पेसिफिक बात करें तो V1 जो लीड है वो स्पेशली राइट साइड की लीड है। इसके अंदर क्या दिखेगा? एम पैटर्न या रैबिट ईयर या RSR पैटर्न दिखेगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड की लीड है, जो लेटरल लीड है, लेटरल लीड कौन कौन सी है? लीड 1 और V6 लीड जो हैं, इनके अंदर स्लरिंग ऑफ एस वेव या डीप एस वेव दिखेगी दोस्तों। लीड 1 और V6 के अंदर या जो लेटरल लीड है, इनके अंदर स्लरिंग ऑफ एस वेव या डीप एस वेव दिखेगी। इसका क्या मतलब है? इसका जो ड्यूरेशन है वो होगा मोर देन 0.06 सेकेंड होगा। ये इस तरह से जो ECG स्ट्रिप में ये सारे पैटर्न अपने को दिख सकते हैं। कौन सी लीड में? V1 या V6 लीड में।
ओवरऑल QRS शुड बी ब्रॉड एंड पॉजिटिव इन V1। दूसरी चीज, जो V1 में नॉर्मली जो QRS होते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो पॉजिटिव QRS होंगे V1 लीड में, और साथ में ये RSR पैटर्न या रैबिट ईयर या M वेव या ये सारे पैटर्न उसमें दिखेंगे। और जो V6 लीड है या लीड 1 है उसके अंदर सिलरिंग ऑफ S वेव होगी, जो कि इस पैटर्न में डिफरेंट पैटर्न इसके दिखाए हुए हैं। सो दोस्तों, फॉर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक QRS in V1 should be positive and broad more than 3 small box। और अगर हम कब कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे और कब इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे, तो दोस्तों फॉर कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए सबसे पहले तो ब्रॉड QRS होना चाहिए मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स या मोर देन 0.12 सेकेंड का QRS होना चाहिए। दूसरा, जो V1 लीड है या V2 लीड में भी RSR पैटर्न या RR पैटर्न या M वेव दिखनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद जो लेटरल लीड हैं, लीड 1 और V6 लीड है, उसमें वाइड और स्लर्ड S वेव दिखनी चाहिए। तो ये ऑल 3 शुड बी प्रेजेंट, तीनों चीजें अगर प्रेजेंट हैं तो हम बोलेंगे ये कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अगर इनमें से केवल वाइड QRS है और साथ में RSR पैटर्न है और स्लरिंग ऑफ S वेव नहीं है, तो दोस्तों अपन बोलेंगे इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो इस तरह से हमको केवल 2 ही लीड देखनी है। सबसे पहले अपन लीड V1 देखेंगे और साथ में लीड V1 लीड देखेंगे एंड V6 लीड देखेंगे। V1 लीड में क्या देखना है हमको, M पैटर्न देखना है या RSR पैटर्न देखना है, और साथ में ब्रॉड QRS देखने हैं, और साथ में जो V1 लीड है वो पॉजिटिव वेव होनी चाहिए, उसके अंदर नॉर्मली नेगेटिव होती है दोस्तों। तो अपन कहेंगे इसमें कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। और अगर साथ में ये जो स्लरिंग ऑफ S वेव नहीं है, बाकी केवल ब्रॉड QRS है या RSR पैटर्न है, तो अपन कहेंगे इनकम्प्लीट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड। जैसा मैंने अभी बताया, डायग्राम से आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसा मैंने बताया, नॉर्मल की बात करें, V1 में क्या दिखता है अपने को, जो QRS है नेगेटिव है जैसा कि इसमें दिखाया है। V6 में क्या दिखते हैं, पॉजिटिव R वेव दिखती है या पॉजिटिव QRS दिखते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों जब भी राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक होगा, तो राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉक होगा तो इसमें सिंगल QRS ना दिख के जो सबसे पहले R वेव बनी दोस्तों, सबसे पहले R वेव बनी, उसके बाद S वेव बनी, फिर से एक और R वेव बनी, फिर से एक दोबारा से S वेव बनी, मतलब ये RSR प्राइम पैटर्न, RSR प्राइम पैटर्न बना दोस्तों। उसके बाद अगर हम V6 लीड में देखें तो दोस्तों इसमें स्लरिंग ऑफ S वेव या वाइड S वेव, डीप S वेव, स्लरिंग ऑफ S वेव हो रही है इसमें। तो लीड V1 में RSR पैटर्न दिख रहा है और V6 लीड में स्लरिंग ऑफ S वेव दिख रही है दोस्तों। तो इसको अपन बोलेंगे कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर इसमें ये नहीं दिख रहा होता, केवल यही दिख रहा होता, तो हम बोलते इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें दोस्तों और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं RSR की बजाय, जो अभी अपन देखेंगे। ECG स्ट्रिप में देखेंगे तो इस तरह से अपने को दिखेगा। और क्या क्या डिफरेंट मॉर्फोलॉजी दिख सकती हैं इन लीड 1 में RSR की बजाय, तो दोस्तों ये नेमिंग करना, जो पहले वेव बन रही है उसको अपन स्मॉल में लिखते हैं, जो छोटी होती है उसको स्मॉल में लिखते हैं, जो बड़ी वेव होती है उसको अपन कैपिटल में लिखते हैं, और उसके साथ में एक R प्राइम का निशान लगाते हैं। जैसे इसमें R' प्राइम, तो ये छोटी R है, ये बड़ी R है, तो स्मॉल R एंड कैपिटल R प्राइम। इसमें भी सेम, एक स्मॉल R है, दूसरी बड़ी R वेव है, तो R प्राइम, ये भी R है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे पहले छोटी सी R वेव है, फिर एक थोड़ी सी बड़ी S वेव है, फिर से एक बड़ी R वेव है, तो RSR पैटर्न, ये RSR पैटर्न हो गया। सिमिलरली इसमें अगर बात करें हम, तो इसमें R है, सॉरी स्मॉल R है, ये इसमें स्मॉल R है, कैपिटल S है, फिर से एक R वेव बन गई, तो ये RSR पैटर्न दोस्तों। ये भी स्मॉल R है,
एक बड़ी एस वेव है, एक बड़ी आर वेव है, तो ये आर एस आर पैटर्न। इसमें एक स्मॉल आर वेव है, डीप एस वेव है, फिर एक स्मॉल आर वेव है, तो दोस्तों ये है। इसमें अगर बात करें तो स्मॉल आर है, स्मॉल एस है, कैपिटल आर है, तो ये आर एस है, आर बन गई। इसमें जो ये है क्यू वेव है फर्स्ट। तो दोस्तों ये आर वेव, एस वेव, इनके बारे में शायद आप जानते हैं, नहीं तो आप समझ लो। यहाँ पे जब भी अपन ईसीजी स्ट्रिप में रीड कर रहे हैं या ईसीजी बन रहा है, तो फर्स्ट जो पॉजिटिव वेव है वो पी वेव है। उसके बाद जो पी वेव के बाद फर्स्ट नेगेटिव वेव है, तो दोस्तों वो क्यू वेव है। जैसा कि इसमें पी वेव के बाद ये अपनी पी वेव है, इसके बाद सीधे नेगेटिव वेव है, तो नेगेटिव वेव है तो वो क्यू वेव है दोस्तों। और क्यू वेव भी कैसी है, इसमें काफी डीप है, तो ये क्यू लिखेंगे, इसको अपन आर वेव है। लेकिन अगर पॉजिटिव वेव है पी के बाद फर्स्ट, तो उसको अपन आर वेव बोलते हैं। जैसे कि इनमें एक पी वेव के बाद छोटी सी आर वेव है, उसके बाद ये एस वेव है, आर के बाद हमेशा एस वेव है। इसमें अगर बात करें तो देखो, जैसे ही पी वेव बनी ऊपर की तरफ नहीं गई, तो ये आर वेव नहीं है। सबसे पहले गई नीचे की तरफ, तो ये क्या है, क्यू वेव। उसके बाद आर वेव बनी, आर वेव के बाद अगर यहाँ नीचे बनती है तो ये एस वेव, ये क्यू वेव, ये आर वेव। इस तरह से अपन नाम कर देते हैं। तो इतने सारे पैटर्न हैं, ये आप तो बस ये याद रख लो, केवल सिंपली आर एस आर पैटर्न दिखेगा या एम वेव दिखेगी। कौन सी लीड में, V1 लीड में, और साथ में क्या दिखेगा, V6 लीड में सिलरिंग ऑफ एस वेव दिखेगी। तो दोस्तों अपन उसको क्या बोलेंगे, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बोलेंगे। अब हम बात करें कॉजेज की, तो दोस्तों जब हमने इतना पढ़ा है तो थोड़ा सा उसके कॉजेज भी अपने को पता होना चाहिए। एक्यूट एंटेरोसेप्टल एमआई, अगर सेप्टल वॉल में, क्योंकि ये जो बंडल ब्रांच हैं, उनके जो बंडल ब्रांच हैं ये अपने सेप्टम में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर होते हैं, तो अगर एक्यूट एंटेरोसेप्टल एमआई होता है तो साथ अपने को क्या, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो या इन्फेक्शन हो, एक्यूट सीएचएफ हो, एक्यूट मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस हो, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज हो, या कंजेनाइटल कोई भी हार्ट कंडीशन है जिसके अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट हो, तो दोस्तों ये बंडल ब्रांच में डिफेक्ट हो सकता है। दोस्तों अभी अपन ने राइट बंडल ब्रांच पढ़ा, ब्लॉक पढ़ा, वैसे ही अभी अपन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़ेंगे। तो दोस्तों सेम ही है, दोनों जो कंसेप्ट है वो सेम है, बट ईसीजी में कैसे देखते हैं अपन थोड़ी देर में अभी देखते हैं इसको। तो इसमें जैसा मैंने अभी बताया था, ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, ऐसे नोड से करंट एवी नोड में आता है, इसके बाद ये बंडल ऑफ हिज है, ये दोनों साइड के, ये लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये राइट साइड में है तो राइट बंडल ब्रांच। तो राइट बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल की तरफ होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ होते हैं। तो ये जो बंडल ब्रांच हैं, इनके अंदर अगर कोई डिफेक्ट होता है तो मैंने अभी जैसा बता दिया आपको कि ईसीजी में अपन कैसे देखेंगे। तो अभी अपन पढ़ेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो सिमिलरली अगर करंट नॉर्मल रास्ते से जा रहा है तो क्यूआरएस कैसे बनेंगे, नैरो बनेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, वो अलग चीज है। पॉजिटिव क्यूआरएस कौन सी लीड में बनेंगे, नेगेटिव क्यूआरएस कौन सी लीड में बनेंगे, वो अलग चीज है। वो किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है और जो लीड उसको देख रही है उसकी डायरेक्शन के कैसे है, वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो पॉजिटिव क्यूआरएस बनेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में बनेंगे देख रहे हैं तो नेगेटिव क्यूआरएस बनेंगे। लेकिन अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो बट करंट लंबे रास्ते से जाएगा, नॉर्मल रास्ता फॉलो नहीं करेगा, तो कैसे क्यूआरएस बनेंगे, ब्रॉड क्यूआरएस बनेंगे। दूसरा, बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्यूआरएस कैसे बनेंगे, नॉच होगा, नॉच मतलब दो बाइफरकेट हो जाएगा क्यूआरएस, बिकॉज बोथ वेंट्रिकल आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग या डिपोलराइजिंग साइमल्टेनियसली। अब हम बात करते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच की। इफ देयर इज block in left bundle branch, then current flow normal to right side of ventricle but no current flow to left side of ventricle। but फिर बाद में क्या होगा, करंट राइट वेंट्रिकल की वॉल के थ्रू करंट लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में आएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, लीड V1 में जो डीप आर एस पैटर्न
RS पैटर्न बोल लो या स्लरिंग ऑफ एस वेव जो होनी थी V6 में हो रही थी, इसमें कुछ में होगी V1 लीड में। लेकिन जो M पैटर्न जो अभी अपन ने देखा RSR पैटर्न, वो कौन सी साइड की लीड में होगा? इसमें लेफ्ट साइड की लीड या लेटरल साइड की लीड। जो कौन कौन सी लीड है? V5 V6 और साथ में अगर लीड V1 और ABL लीड में भी दोस्तों RSR पैटर्न भी दिख सकता है। मतलब दोनों अपोजिट हैं। अगर हम राइट बंडल ब्रांच की बात करें तो V1 लीड में RSR पैटर्न दिखेगा और V6 लीड में स्लरिंग ऑफ एस वेव दिखेगी। लेकिन अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच होगा तो जो लेफ्ट साइड की जो लीड हैं उनके अंदर, जो लेटरल लीड बोलते हैं उनको, लेफ्ट साइड की लीड भी बोलते हैं, उनके अंदर RSR पैटर्न दिखेगा और लीड V1 के अंदर स्लरिंग ऑफ एस वेव दिखेगी दोस्तों। तो नॉर्मल स्मॉल क्यू वेव इज एब्सेंट इन लेटरल लीड 1 ABL V5 V6 और साथ में इसके साथ में दोस्तों टी वेव इन्वर्जन भी दिखेगा। STN टी वेव इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू QRS, मतलब टी वेव इन्वर्जन होगा। देखेंगे अभी अपन ECG जब स्ट्रिप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए दोस्तों डायग्राम, V1 लीड देखिए बिल्कुल नॉर्मल नेगेटिव डायरेक्शन में है। V6 लीड देखिए जो अभी अपन बात कर रहे थे RSR पैटर्न, तो ये R स्मॉल r S R प्राइम, ये पैटर्न किस में दिख रहा है? अपनी लीड V6 में दिख रहा है। और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक थे तो उसमें किस में दिख रहा था? V1 लीड में। ये वाला ECG देखिए दोस्तों, लीड 1 देखिए QRS ब्रॉड है और साथ में इनमें नॉचिंग भी है। ABL देखिए इसमें भी QRS ब्रॉड है, नॉचिंग भी है और साथ में V5 एंड V6 इसके भी QRS दोस्तों देखिए ब्रॉड है और इनमें भी नॉचिंग है। ECG बहुत छोटा है इसलिए क्लियर कट नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन इसके अंदर है। तो दोस्तों V1 लीड देखेंगे हम तो V1 लीड नॉर्मल है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। इस वाले ECG स्ट्रिप में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। कैसे देखा हमने लेटरल साइड की लीड देखी, स्पेशली हम V6 लीड ही देखते हैं, पर इसमें सारी लीड V1 ABL V5 V6 सब में दिख रही है। नॉचिंग या RSR पैटर्न दिख रहा है, M पैटर्न भी बोलते हैं, रैबिट ईयर QRS भी बोलते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो दोस्तों समरी की अगर हम बात करें, नॉर्मल QRS इंटरवल कितना है? मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स, सॉरी लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स या लेस देन 0.12 सेकेंड। लेकिन अगर हमारा QRS इंटरवल मोर देन 0.12 सेकेंड या मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स हो जाएगा तो दोस्तों हम क्या बोलेंगे? बंडल ब्रांच में ब्लॉक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने के लिए क्या सबसे पहले देखेंगे हम? ब्रॉड QRS होना चाहिए। फिर V1 लीड का QRS देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। M पैटर्न दिख जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर राइट साइड की लीड में RSR पैटर्न दिख रहा है या M पैटर्न दिख रहा है, राइट साइड की लीड कौन सी है? V1 लीड, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। लेफ्ट साइड की लीड कौन सी है? V5 V6 लीड में अगर दिख रहा है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तो फिर इसमें जो V1 लीड है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो M पैटर्न कौन में दिखेगा? V6 लीड में दिखेगा। तो दोस्तों ये इसका समरी हो गया। और थोड़ा सा देखिए एक और फिर से, अगर दोस्तों राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो हम दो, चाहे लेफ्ट बंडल ब्रांच है, बंडल ब्रांच ब्लॉक देखने के लिए आप तो सिंपली 2 लीड देखनी है, V1 लीड देखनी है, V6 लीड देखनी है। V1 लीड में अगर M पैटर्न है और V6 लीड में स्लरिंग ऑफ एस वेव है तो क्या है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करें तो उल्टा हो जाएगा इसका। M पैटर्न किस में दिखेगा? M पैटर्न किस में दिखेगा? V6 लीड में। और स्लरिंग ऑफ एस वेव किस में दिखेगी? V1 लीड में। और साथ में अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो दोस्तों टी वेव इन्वर्जन भी होगा। जो लेटरल साइड की लीड है V5 V6 और V1
सॉरी AVL एंड लीड 1। सेम चीज को इसमें लिखा है अपन ने, अगर राइट बंडल ब्रांच है तो V1 लीड में जो QRS कैसे होंगे, अपगोइंग होंगे और पॉजिटिव होंगे, और सोज M पैटर्न और रैबिट ईयर या RSR पैटर्न दिखाएंगे। तो इसको अपन बोलेंगे MV1 और WV6 राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो दोस्तों V1 लीड में QRS डाउन गोइंग होंगे और नेगेटिव होंगे या RS पैटर्न सीन और M पैटर्न सीन, तो दोस्तों अपन ये कहेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। एक फॉर्मूला के फॉर्म में अपने को याद रखना है, तो MV1 WV6 तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इफ रिवर्स्ड WV1 और MV6 तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। जैसा कि इस डायग्राम में देखो, अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच में ब्लॉक है दोस्तों तो V6 लीड में M पैटर्न दिखेगा, और जो V1 लीड है उसमें स्लरिंग ऑफ एस वेव या डीप एस वेव दिख रही है। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है दोस्तों तो V1 लीड में RSR पैटर्न या M पैटर्न दिखेगा, और V6 लीड में स्लरिंग ऑफ एस वेव दिखेगी दोस्तों। तो ये जो स्लाइड है इसको ध्यान रखना है आपको, इससे देख के आप बंडल ब्रांच ब्लॉक में कौन सा बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसके अकॉर्डिंगली आप ECG को इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ी सी अपर लेवल की बात है, बट आप इसको भी यहां समझें। अगर किसी पेशेंट को न्यू ऑनसेट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो, और पुराने ECG उसके बिल्कुल नॉर्मल है, तो दोस्तों दैट इज कंसीडर्ड एज एक्यूट एंटीरियर वॉल MI। अगर एक्यूट एंटीरियर वॉल MI को हम देखना है तो हम जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर न्यू ऑनसेट है, पहले उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं है पुराने ECG में, सडन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हुआ है, तो हम देन इट इज कंसीडर्ड एज एक्यूट एंटीरियर वॉल MI। तो दोस्तों इसमें दिखाया है एक इनिशियल ECG है और एक 6 मंथ लेटर का ECG है। तो दोनों में जो ये ऊपर वाला ECG बिल्कुल नॉर्मल है, और जो 6 मंथ पुराना जो ECG है लास्ट में जो ECG करा है उसमें देखो दोस्तों जो V6 लीड है, V6 लीड और V5 लीड, इसके अंदर M पैटर्न दिख रहा है। ECG बहुत छोटा है, आपके मोबाइल में कैसा दिखेगा, बट इस डायग्राम में देखो नीचे दिखाया हुआ है V5 और V6, इनके अंदर क्लियर कट M पैटर्न दिख रहा है, RSR पैटर्न दिख रहा है, और साथ में जो और लीड है लेटरल साइड की लीड 1 AVL में भी RSR पैटर्न दिख रहा है। तो दोस्तों लीड 6 या V5 या लेटरल साइड की अदर लीड 1 AVL, इनमें अगर M पैटर्न या RSR पैटर्न दिखता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और साथ में इसका जो V1 लीड है नॉर्मल है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम इसको एक्यूट एंटीरियर वॉल MI भी बोल सकते हैं, या क्योंकि पुराना जो ECG है वो नॉर्मल था, अचानक से ये हुआ है, तो हम इसको एक्यूट एंटीरियर वॉल MI भी बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी जो हमने पढ़ा बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में पढ़ा, जो अब अपन नेक्स्ट स्टेप है चेंबर हाइपरट्रॉफी। इसमें हम पहले एट्रियल हाइपरट्रॉफी पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी पढ़ेंगे। अब अपन ECG इंटरप्रिटेशन के नेक्स्ट स्टेप जो 5th स्टेप है उसको देखेंगे दोस्तों, चेंबर हाइपरट्रॉफी। तो चेंबर हाइपरट्रॉफी सबसे पहले आप समझिए 4 चेंबर होते हैं, सब जानते हैं इस चीज को, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। दोस्तों जो वेंट्रिकल होते हैं उनके अंदर हाइपरट्रॉफी होती है, उनका जो मसल्स के अंदर जो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, लेकिन एट्रिया की वॉल बहुत थिन होती है। एट्रिया के अंदर जनरली हाइपरट्रॉफी नहीं होती है। एट्रिया के अंदर क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है, मतलब जो चेंबर हैं वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन वेंट्रिकल के अंदर क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होती है, उसकी मसल का साइज मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो 2 तरह के हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो सकती है, राइट वेंट्रिकल में। ऐसे ही अपन एट्रिया की बात करेंगे तो उसमें हम एट्रिया के अंदर हम हाइपरट्रॉफी वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। दूसरी बात दोस्तों, जैसा मैं अभी बताया था
आपको जब भी अपन बंडल ब्रांच ब्लॉक देखे थे तो वो कहाँ अपने को देखे थे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ऐसे ही अगर हमें एट्रिया के बारे में, एट्रियल हाइपरट्रॉफी पढ़नी है या एट्रिया के बारे में कोई अदर एबनॉर्मेलिटीज देखनी है ईसीजी के अंदर दोस्तों, तो कौन सी वेव में देखेंगे, पी वेव। पी वेव फॉर्म ड्यू टू एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन में भी दोनों एट्रियल के जो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन, दोनों एट्रिया के डिपोलराइजेशन से पी वेव बनती है। जैसा मैंने अभी बताया था जब अपन ने बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़ा था कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ क्यूआरएस है वो कैसे बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बनता है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है थिक होते हैं, पहले डिपोलराइज होते हैं। सिमिलरली वेंट्रिकल में भी, सॉरी एट्रियम में अगर बात करें, पी वेव की अगर बात करें, तो पी वेव का जो फर्स्ट हाफ है वो राइट एट्रिया के डिपोलराइजेशन से बनता है। उसमें उल्टा था, जो फर्स्ट हाफ है किससे बन रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से। क्यों उल्टा, क्यों है इसमें दोस्तों? इसके अंदर उल्टा इसलिए है कि जो ऐसे नोड है वो कहाँ होता है, राइट एट्रियम में होता है। तो जो इंपल्स जनरेट होते हैं पहले कहाँ जाएंगे, राइट एट्रियम में। तो पहले कौन सा एट्रियम डिपोलराइज होगा, राइट एट्रियम। लेकिन उसमें वेंट्रिकल में ऐसा क्यों था, क्योंकि उसमें जो बंडल ब्रांच है जिसके थ्रू करंट जाना है वो लेफ्ट साइड के बंडल ब्रांच थिक होते हैं, तो उनमें करंट पहले जाता है, उनमें ज्यादा करंट जाता है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल पहले डिपोलराइज होता है और राइट एट्रियम पहले डिपोलराइज होता है। इसलिए जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट हाफ जो है वो किससे बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से बनता है। लेकिन पी वेव का फर्स्ट हाफ किससे बनता है, राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने अभी बताया आपको, राइट एट्रियम डिपोलराइज होता है पहले, क्योंकि ऐसे नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद फिर लेफ्ट एट्रियम का डिपोलराइजेशन होता है। तो पी वेव का फर्स्ट हाफ राइट एट्रियम से डिपोलराइजेशन से बनता है और सेकेंड हाफ लेफ्ट एट्रियल के डिपोलराइजेशन से बनता है। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट की जो नॉर्मल पी वेव की बात करें, पहले हम उसका जैसा इस डायग्राम में बनाए, फर्स्ट हाफ किससे बन रहा है, राइट एट्रियम से, सेकेंड हाफ किससे बनता है, लेफ्ट एट्रियम से। पी वेव कैसी होती है, राउंड होती है, अपराइट होती है, यूनिफॉर्म होती है। सारी पी वेव एक जैसी दिखती है, पॉजिटिव होती है और गोल गोल होती हैं। गोल गोल में भी अगर बात करें इनकी एग्जैक्ट लंबाई चौड़ाई की, तो लेस देन 2.5 mm टॉल होनी चाहिए और लेस देन 2.5 mm इसकी विड्थ होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, हम पी वेव जब भी देखेंगे, सबसे अच्छी पी वेव किस में दिखती है, लीड 2 में दिखती है। लीड 2 में क्यों दिखती है, क्योंकि लीड 2 की डायरेक्शन हार्ट में नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन में ही होती है। जो नॉर्मल करंट फ्लो की डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में लीड 2 लगी होती है, इसलिए इसमें सारी ही वेव जो अच्छी से अच्छी दिखती है। इसलिए अपन लीड 2 को रिदम स्ट्रिप भी बोलते हैं। और जो अपनी मशीन है उसके अंदर भी अपन डिफॉल्ट लीड कौन सी लगा के रखते हैं, लीड 2 ही लगा के रखते हैं। इसलिए जब भी अपने को लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट या राइट एट्रियम एनलार्जमेंट देखना है, मतलब पी वेव देखनी है, तो कौन सी लीड देखते हैं, लीड 2। लीड 2 में क्या होता है, आधा पी वेव किससे बनता है, राइट एट्रियम से, और नेक्स्ट सेकंड हाफ किससे बनता है, लेफ्ट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से। दूसरा, हम V1 लीड में भी पी वेव देख सकते हैं, बट V1 लीड के अंदर जो पी वेव बनती है उसमें मेनली पॉजिटिव होता है और थोड़ा सा नेगेटिव पी वेव भी बनती है। तो बाईफेजिक पी वेव लीड V1 में दिखती है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम देखेंगे, अगर पेशेंट को राइट एट्रियम में एनलार्जमेंट हो जाए तो क्या होगा, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाए तो क्या होगा, और ईसीजी में हम उसको कैसे देखेंगे। तो दोस्तों जैसा अभी आपने पढ़ा, पी वेव का फर्स्ट हाफ किससे बन रहा है, राइट एट्रियम के एनलार्जमेंट से बन रहा है, सॉरी राइट एट्रियम के डिपोलराइजेशन से बन रहा है। अगर पेशेंट का जो मैंने बताया था वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो पी वेव या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े बनेंगे, वोल्टेज कम हो जाए तो पी वेव या क्यूआरएस छोटे बनेंगे। तो दोस्तों अगर राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो जाता है तो जो फर्स्ट हाफ है पी वेव का वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा और सेकंड हाफ थोड़ा सा छोटा बनेगा। मतलब पी वेव है, ये नॉर्मल पी वेव है, लेकिन अगर राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट हो जाए तो इसका जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा और ये थोड़ा सा
छोटा बनेगा। तो इसको ही दोस्तों बोलते हैं अपन पी वेव का फर्स्ट हाफ दैट इज फॉर्म्ड बाय डिपोलराइजेशन ऑफ राइट एट्रियम, ऊंचा हो जाता है, टॉल या पीक्ड हो जाता है, और इसको अपन बोलते हैं पी पल्मोनेल। कितना ऊंचा हो जाता है? मोर देन 2.5 स्मॉल 2.5 mm टॉल हो जाता है, और इस तरह से इसका डायग्राम दिखता है। जो मैंने बनाया थोड़ा सा चौड़ा बना दिया है, बट ये एग्जैक्टली इस तरह का दिखता है। सीन इन लीड, कौन सी लीड में देखना है अपने को? पी वेव लीड 2 में देखनी है, बाकी लीड 1 2 3 इसमें भी देख सकते हैं। एंड इन लीड V1 आल्सो स्मॉल नेगेटिव, अगर लीड V1 देखेंगे उसके अंदर अगर हम पी वेव देखेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर जो पी वेव बनेगी वो बाईफेजिक पी बनेगी। जो राइट एट्रियम की वजह से जो पी वेव बनेगी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, और लेफ्ट एट्रियम की वजह से जो पी वेव बनेगी उसमें थोड़ी सी नेगेटिव डायरेक्शन में स्मॉल नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस वाले डायग्राम में ये पी वेव है दोस्तों, इसमें दिख रहा है आपको बाईफेजिक हो रखी है। लीड V1 में बाईफेजिक P1 है, कुछ पार्ट इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बाकी कुछ पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरह से थोड़ा सा पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ये पूरा पी वेव है, बाईफेजिक पी वेव है V1 में। और लीड 2 में इसका पी पल्मोनेल है, इसमें एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखोगे लीड 2 में इसमें क्लियर कट दिख रहा है पी वेव कितनी बड़ी बड़ी है, तो इसको अपन बोलेंगे पी पल्मोनेल। और लीड V1 देखो दोस्तों, इसमें भी बाईफेजिक पी वेव दिख रही है। डायग्राम बहुत छोटा है ये, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। अब शायद आपको दिखे, देखिए लीड 2 में देखिए पी वेव कितनी बड़ी बड़ी दिख रही है। इस वाले डायग्राम में आप देखिए, तो इसको अपन बोल लेंगे पी पल्मोनेल। लीड V1 को देखिए, इसमें बाईफेजिक पी वेव दिख रही है, आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव। तो ये क्या है दोस्तों? राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। ECG अगर देखेंगे तो इसमें हमने कैसे पहचाना? लीड 2 देखी, लीड 2 में पी वेव देखी, पी वेव बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं, टॉल दिख रही है, मोर देन 2.5 mm से भी ज्यादा टॉल दिख रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी पल्मोनेल। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट दोस्तों कब होगा? ऑब्वियसली जब भी लंग में प्रॉब्लम होती है, तो जो अपना राइट साइड का हार्ट है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल है चाहे वो राइट एट्रियम है, उनमें इफेक्ट होता है। तो लंग प्रॉब्लम लाइक COPD, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, ASD हो, ट्राइकस्पिड या पल्मोनरी वाल्व डिजीज हो, एनीथिंग विच डैमेज लंग विल कॉज राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, क्योंकि इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी और अल्टीमेटली राइट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा। हाँ तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट जैसा मैंने बताया भाई, अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो फर्स्ट हाफ ऑफ पी वेव बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही अगर लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट है तो सेकंड हाफ, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड हाफ ऑफ पी वेव है, वो जो लेफ्ट एट्रियल के डिपोलराइजेशन से बन रहा है वो बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? हम्प्ड और नॉच्ड और बाईफेजिक या M जैसी पी वेव और ब्रॉड या नॉच्ड मोर देन 2.5 mm स्मॉल बॉक्स से बड़ी पी वेव दिखेगी, इसको बोलेंगे M टाइप की पी वेव दिखेगी, उसको अपन बोलेंगे पी मिट्रेल। पी मिट्रेल क्या होता है? देखो सबसे पहले जो वेव बनेगी ऐसे, ये M टाइप की पी वेव बनेगी, इसमें से आधी राइट एट्रियम से बन रही है, आधी लेफ्ट एट्रियम से बन रही है। साथ में ये कैसी हो जाएगी? ब्रॉड हो जाएगी, मोर देन 3 स्मॉल बॉक्स। और जो इसमें जो हम्प बन रहा है ऊपर, इसके बीच में कितना स्पेस होगा दोस्तों? मोर देन 0.04 सेकेंड, इतना ज्यादा इसमें स्पेस होगा। V1 लीड में बाईफेजिक पी वेव होगी, स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ह्यूज नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। तो ये इस तरह से अपने को लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट देखना है। कॉजेज ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की बात करें
तो कॉज रिलेटेड टू आफ्टरलोड लाइक हाइपरटेंशन, सीवियर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक मिट्रल वाल्व डिजीज, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये सारी कंडीशन जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट को अफेक्ट कर रही हैं, वो सारी कंडीशन में लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट दोस्तों देखो, मैंने जैसा बताया, पी वेव देखने के लिए कौन सी लीड देखेंगे, लीड 2 देखेंगे। लीड 2 में हम्प्ड या ये नोज्ड पी वेव आराम से दूर से ही दिख रही है, क्लियर कट दिख रही है, और साथ में लीड V1 जो है उसमें भी बाईफेजिक पी वेव दिख रही है दोस्तों। तो इसको अपन बोलेंगे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। तो पी मिट्रियल लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, पी पल्मोनल राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। अगर बाइलेटरल एनलार्जमेंट है तो दोस्तों दोनों चीज दिखेंगी। बोथ एट्रियल एनलार्जमेंट है तो लीड 1 की बात करेंगे, तो लीड 1 में पीक्ड पी वेव या पी पल्मोनल दिखेगी जो कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को शो करेगी। लेकिन अगर लीड V1 में देखेंगे तो दोस्तों बाईफेजिक पी वेव या लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को शो करेगी। और देखिए इस डायग्राम में क्लियर कट अच्छे से दिखाया है। नॉर्मली अगर देखेंगे लीड 2 में पी वेव नॉर्मल होती है, बिल्कुल अपराइट होती है, राउंड होती है, सिमेट्रिकल होती है। लेकिन V1 में बाईफेजिक पी वेव होती है। लेकिन अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो पी पल्मोनल होगा, और V1 में जो लीड है उसमें बाईफेजिक पी वेव दिखेगी। लेकिन लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट होगा तो पी मिट्रियल होगा, एम जैसी पी वेव दिखेगी, और लीड V1 में बाईफेजिक पी वेव दिखेगी। बोथ अगर होंगे दोनों तो दोस्तों राइट एट्रियल एनलार्जमेंट लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, तो वही बाईफेजिक या पी मिट्रियल जैसी ये दिखेगी, और साथ में ज़्यादा पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव बाईफेजिक पी वेव दिखेगी। तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट पी पल्मोनल टॉल पी वेव, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट पी मिट्रियल नॉच्ड और वाइड पी वेव दिखेगी। तो इस तरह से अपन एट्रियल एनलार्जमेंट ईसीजी में देखते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने से पहले आप ये मैंने बताया हुआ है, जब भी आर वेव प्रोग्रेशन देखते थे V1 V2 में लीड में QRS कैसे दिखते हैं, नॉर्मली उल्टे दिखते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में दिखते हैं। V3 V4 में ट्रांजिशन होता है, इक्विफेजिक होते हैं, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। एंड V5 V6 लीड में QRS जनरली पॉजिटिव दिखते हैं, सीधे दिखते हैं। अगर दोस्तों जो QRS हैं अपने को वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखनी है तो अपन QRS देखेंगे। तो अगर राइट साइड की लीड में, राइट साइड की लीड कौन सी है, V1 एंड V2, एंड लेफ्ट साइड की लीड कौन सी है, V5 V6, ये लेफ्ट साइड की लीड हैं। इनके अंदर QRS अगर बड़े बड़े दिख रहे हैं और साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली दिखेंगे ही, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। लेकिन अगर V1 V2 के QRS बड़े बड़े दिख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। दूसरा अब देखें दोस्तों, एग्जैक्टली अपन जब भी ईसीजी स्ट्रिप रीड करेंगे तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को कैसे देखेंगे। अगर आरवीएच होगा पेशेंट को तो पेशेंट के लीड V1 V2 में टॉल एंड पॉजिटिव QRS बनेंगे। नॉर्मली कैसे होते हैं, V1 V2 में QRS कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो ये QRS कैसे हो जाएंगे, V1 V2 में पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएंगे। पहली चीज तो यही आपको याद रखनी है। दूसरा और क्या क्या देखेंगे हम, पॉजिटिव आर वेव बनेगी या डोमिनेंट आर वेव बनेगी, और आर एस जो रेशो है, आर वेव और एस वेव का रेशो है मोर देन इक्वल टू 1 mm होगा, मतलब आर वेव एस वेव से बड़ी होगी। और साथ में दोस्तों राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो ये क्राइटेरिया अपन फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा, आर वेव इन लीड V1 लीड में अगर आर वेव की जो हाइट है मोर देन 7 mm टॉल है तो भी अपन उसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, RVH है। या दोस्तों डोमिनेंट एस वेव मोर देन 7 mm डीप है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट को RVH है। तो इन तीनों में से कोई भी चीज हो, सबसे पहले V1 लीड V2 लीड में देखेंगे अपन RVH। V1 V2 लीड में कैसे देखेंगे, आर वेव जो है पॉजिटिव होनी चाहिए
और साथ में RS रेशो जो है मोर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए लीड V1 में। साथ में R वेव इन लीड V1 मोर देन 7 mm टॉल हो तो भी अपन मान के चलेंगे इसको RVH है। या फिर डोमिनेंट S वेव है, S वेव की हाइट कितनी है, मोर देन 7 mm है और RS रेशो लेस देन 1 है तो भी हम क्या बोलेंगे, RVH है पेशेंट को। सपोर्टिंग क्राइटेरिया दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया, अगर पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो साथ में पेशेंट को राइट एट्रियल एनलार्जमेंट भी होगा। तो पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिख रही है और साथ में राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट भी दिखेगा तो पेशेंट को ईसीजी में क्या दिखेगा, पी पल्मोनल दिखेगा, टॉल पीक पी वेव दिखेगी, मोर देन 2.5 mm की पी वेव दिखेगी, पॉइंटेड पी वेव दिखेगी। इन कौन सी लीड में देखते हैं दोस्तों, लीड 1, 2, 3 AVF इन सब में उसको पी वेव पी मेट्रोल भी दिखेगी। पी वेव इन लीड 2 मोर देन इक्वल टू 0.25 मिलीवोल्ट, नेगेटिव पी वेव भी दिख सकती है AVL लीड में। दूसरा राइट एक्सिस डिविएशन, राइट एक्सिस डिविएशन क्योंकि जो राइट साइड की हाइपरट्रॉफी हो रही है, राइट हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो रही है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो जो राइट एक्सिस डिविएशन होगा, एक्सिस डिविएशन में आपको बता चुका हूं कि करंट राइट साइड की वॉल में ज्यादा जाएगा। वो कैसे देखते हैं अपने को, जब भी लीड 1 देखेंगे और लीड AVF देखेंगे, अगर दोनों के जो QRS के डायरेक्शन पॉजिटिव हैं तो नॉर्मल एक्सिस होता है दोस्तों। लेकिन अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, राइट रीचेज, मतलब लीड 1 के QRS नेगेटिव और लीड AVF के QRS पॉजिटिव हैं तो दोस्तों पॉइंटिंग टुवर्ड ईच अदर, राइट रीचेज, तो इसको बोलते हैं अपन राइट एक्सिस डिविएशन। राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न भी दिख सकता है दोस्तों, जब भी हाइपरट्रॉफी होती है हार्ट के अंदर तो स्ट्रेन पैटर्न दिख जाता है V1 V2 लीड में। और जो कि कैसे देखते हैं इसको अपन, सीन एज राउंड अपवर्ड स्लोप ऑन ST सेगमेंट, सीधा जो ST सेगमेंट है इसमें थोड़ा सा राउंड अपवर्ड स्लोप होता है, डायरेक्ट ST सेगमेंट सीधा नहीं होता है, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन पैटर्न। इसमें और अच्छे से आपको देख सकते हो, स्ट्रेन पैटर्न सीन इन ECG इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम लुक लाइक MI बट इट इज नॉट MI। MI अगर होगा पेशेंट को तो पहले ये स्ट्रेट लाइन जाएगी ST सेगमेंट, उसके बाद अपवर्ड स्लोपिंग होगी। लेकिन अगर स्ट्रेन पैटर्न है दोस्तों, जैसे ही RS उसके बाद T वेव डायरेक्ट सीधा स्लोपिंग होना लगती है, यहाँ पे ये दोस्तों डायरेक्ट ऐसे करके स्लोपिंग हो जाती है। लेकिन अगर MI होगा तो पहले ऐसे होगी उसके बाद फिर स्लोप बनेगा। तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन पैटर्न और इसको अपन बोलते हैं ST सेगमेंट में स्लोपिंग हो रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगर इसके साथ V1 V2 लीड में T वेव इन्वर्जन हो रहा है, RVH भी है साथ में, तो इसको बोलते हैं RVH विद स्ट्रेन पैटर्न। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये देखना है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो नहीं है। अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो हम कमेंट नहीं कर सकते कि इसको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है कि नहीं है। दूसरा, पोस्टीरियर वॉल MI तो नहीं है पेशेंट को, या यंग चिल्ड्रन या एडोलेसेंट पेशेंट तो नहीं है। ये 3 चीजें एक्सक्लूड करने के बाद ही हम कमेंट करेंगे कि पेशेंट को RVH है कि नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों नोट, स्टैंडर्ड वोल्टेज क्राइटेरिया डू नॉट अप्लाई इन प्रेजेंस ऑफ RBB। अगर पेशेंट को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो जो अभी अपन ने वोल्टेज क्राइटेरिया पढ़ा कि R वेव मोर देन 7 mm या S वेव मोर देन 7 mm, तब ये क्राइटेरिया काम नहीं करता। नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ RVH इन प्रेजेंस ऑफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। हाउएवर प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट कंप्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक with tall R wave in V1, right axis deviation plus 1010 or more, and slope supporting criteria such as RV strain pattern, P pulmonale would consider suggestive of RVH। मतलब अगर किसी पेशेंट को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो हम कोई ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया नहीं है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में कमेंट करने का। लेकिन फिर भी पेशेंट को अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और साथ में टॉल R वेव है इन V1 में, साथ में RV स्ट्रेन पैटर्न है, P पल्मोनेल है, तो हम बोलेंगे ये पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। दोस्तों कॉजेज ऑफ
RBH भी वही लंग प्रॉब्लम अगर होगी पेशेंट को, लाइक COPD, पल्मोनरी हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एम्बोलिज्म, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज लाइक ASD, टेट्रोलॉजी ऑफ हेल्थ, इन सब में पेशेंट को क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, इस पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले इसमें राइट एक्सिस डिविएशन है। राइट एक्सिस डिविएशन कैसे देखते हैं दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ। लीड 1 देखेंगे अपन और लीड AVF देखेंगे। जब भी अपने को एक्सिस देखना है तो लीड 1 और AVF देखते हैं। AVF में लीड 1 में QRS कैसे हैं, नेगेटिव। लीड AVF में QRS कैसे हैं, पॉजिटिव। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे रीचेज टुवर्ड ईच अदर, तो राइट एक्सिस डिविएशन। RS रेशो इन लीड V1 में देखिए दोस्तों, जो R वेव है उसकी हाइट ज्यादा है, S वेव की हाइट कम है, तो RS रेशो मोर देन 1 है। राइट वेंट्रिकुलर स्टेन पैटर्न एंड T वेव इन्वर्जन ST डिप्रेशन इन प्रीकॉर्डियल लीड लाइक V1, V3, V1 to V3 एंड इंफीरियर लीड 2, 3 AVF, इनमें RSR पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, नहीं सॉरी स्ट्रेन पैटर्न दिख रहा है और ST डिप्रेशन दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे इसके अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। तो लीड V1 और V3 देखिए, ये V3, V2, V3, इनके अंदर T वेव इन्वर्जन है और ST डिप्रेशन है, दोनों इसमें दिख रहा है, तो ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। एक और ECG देखिए दोस्तों, इसमें भी राइट एक्सिस डिविएशन है। लीड 1 में QRS नेगेटिव डायरेक्शन में, AVF में QRS पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसमें नीचे ये, तो राइट एक्सिस डिविएशन है। बहुत ही क्लियर कट दिख रहा है। लीड 2 में देखिए दोस्तों, लीड 2 में अगर देखेंगे हम तो लीड 2 में P पल्मोनेल दिख रहा है, लीड 2 में P पल्मोनेल दिख रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। उसके बाद इनकम्प्लीट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है इसके अंदर। राइट वेंट्रिकुलर स्टेन पैटर्न विद T वेव इन्वर्जन ST डिप्रेशन इन राइट प्रीकॉर्डियल लीड V1, V2 में, V3 में, इंफीरियर लीड में भी दिख रहा है, तो इसके अंदर भी हम क्या कहेंगे, ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है इसको पेशेंट को। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की बात करें दोस्तों, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कौन सी लीड में अच्छी दिखेगी, लेफ्ट साइड की लीड में अच्छी दिखेगी। कौन सी लेफ्ट साइड की लीड में, V5, V6 लीड में अच्छी दिखेगी। तो लेफ्ट साइड की लीड V5, V6 में QRS कैसे बनेंगे, टॉल बनेंगे। और जो राइट साइड की लीड है, राइट साइड की लीड कौन सी है, V1 एंड V2, इसमें S वेव डीप हो जाएगी, डीप S वेव बनेगी। कौन सी, राइट साइड की लीड में। और लेफ्ट साइड की लीड में टॉल R वेव या टॉल QRS बनेंगे। कितना टॉल, मोर देन 11 mm के बनेंगे, तो हम क्या कहेंगे, पेशेंट को LVH है। और देखते हैं दोस्तों, लेकिन अब हम केवल QRS कॉम्प्लेक्स के एम्पलीट्यूड पर के बेसिस पे अपन नहीं कह सकते पेशेंट को LVH है, क्योंकि जो QRS का कॉम्प्लेक्स का जो एम्पलीट्यूड है, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेंट्रिकल नॉर्मल साइज का है, वेंट्रिकुलर मास नहीं बढ़ा है, मसल मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके QRS बड़े बड़े बन सकते हैं। लाइक अगर कोई पेशेंट लीन एंड थिन है, पेशेंट का बहुत पतला दुबला पेशेंट है, अगर हम उसके चेस्ट लीड लगा रखी हैं, तो पतले दुबले पेशेंट में दोस्तों जो हार्ट है और जो लीड है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी, तो जो हमारी ECG लीड्स हैं वो जो वोल्टेज रिकॉर्ड करेंगी वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड करेंगी, और अच्छा रिकॉर्ड करेंगे तो जो QRS कैसे बनेंगे, बड़े बड़े बनेंगे। लेकिन अगर सेम कोई पेशेंट, मोटा पेशेंट है, बहुत हैवी है, वो उसके अंदर फैटी बॉडी है, फैट है, तो जो उसका लीड लगाई है चेस्ट पे, उसके और हार्ट के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होगी, और साथ में जो उसका फैट होगा वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, तो हमारे QRS कैसे बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे। तो QRS से पेशेंट के हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी जो बॉडी साइज शेप की वजह से ही जो QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई पेशेंट को COPD है, तो उसके पेशेंट के COPD की वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट होती है, तो दोस्तों ऑब्वियसली
पेशेंट के जो हार्ट और चेस्ट वॉल के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो क्यूआरएस कैसे बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे। तो इस चीज़ की केवल हम क्यूआरएस एम्पलीट्यूड के बेसिस पे नहीं कह सकते कि पेशेंट को एलवीएच है। Lean an individual have shorter distance between heart and electrode, which therefore records signal stronger as compared to an obese individual. Similarly, as well as COPD patient due to hyperinflation of chest have greater distance between heart and electrode, so QRS would be less amplitude. एज की बात करें तो QRS एम्पलीट्यूड डिमिनिश नेचुरली विद इंक्रीजिंग एज। तो जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती जाती है तो QRS कॉम्प्लेक्स का जो एम्पलीट्यूड है क्या है, घटता जाता है। तो यंग इंडिविजुअल के QRS कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और छोटे इंडिविजुअल जो ओल्ड पर्सन है उसके QRS कैसे होंगे, छोटे होंगे। दूसरा दोस्तों, अगर कोई बंदा एथलीट्स है तो एथलीट्स में ऑब्वियसली अगर पेशेंट एथलीट्स है तो हैव लार्जर QRS कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड ड्यू टू देयर वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग हो जाती है उसमें, बट दे डू नॉट हैव पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग की वजह से उनके जो QRS है बड़े बड़े दिखते हैं। लाइक ऐसे ही अगर वोमेन की बात करें और मैन की बात करें, वोमेन के अंदर QRS लो एम्पलीट्यूड होंगे देन मैन। तो इस तरह से हम केवल QRS कॉम्प्लेक्स के एम्पलीट्यूड के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि पेशेंट को LVH है, बहुत सारे अदर फैक्टर भी दूसरे देखने पड़ते हैं। तो दोस्तों कई सारी इंडेक्स हैं जो ECG क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे अपन कहते हैं कि पेशेंट को LVH है कि नहीं है। इनमें सबसे मोस्ट कॉमनली यूज क्राइटेरिया है स्कोलो-लियोन क्राइटेरिया। इसमें दोस्तों V5 और V6 लीड के अंदर हम क्या देखेंगे, जो R वेव देखेंगे, और V2 और V1 लीड के अंदर S वेव देखेंगे। अगर इन दोनों का जो टोटल है मोर देन 35 mm आता है, या फिर R वेव देखेंगे केवल कौन सी लीड में, AVL के अंदर मोर देन 11 mm आता है, तो दोस्तों हम कहेंगे पेशेंट को LVH है। दिस इज मोस्ट यूज्ड इंडेक्स डिस्पाइट हैविंग लो सेंसिटिविटी ऑफ ऑल इंडेक्स। मतलब इसका सेंसिटिविटी लोएस्ट है 20% है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स है ये स्कोलो-लियोन क्राइटेरिया। इसके अंदर हम देखते हैं AVL लीड के अंदर R वेव की अगर हाइट मोर देन 11 mm है, या फिर V5 और V6 लीड के अंदर R वेव की हाइट देखेंगे और V1 लीड के अंदर S वेव की हाइट देखेंगे, और दोनों को जोड़ के अगर उसका टोटल जो है सम जो है मोर देन 35 mm आ रहा है तो हम कहेंगे पेशेंट को LVH है। दूसरा दोस्तों कर्नेल वोल्टेज क्राइटेरिया दिया, जिसके अंदर मैन के अंदर और वोमेन के अंदर उन्होंने अलग अलग बताया। अगर मैन की बात करें तो V3 लीड के अंदर S वेव और AVL लीड के अंदर R वेव, इन दोनों का जो सम है मोर देन 28 mm है, तो हम कहेंगे दोस्तों पेशेंट को LVH है। सिमिलरली अगर वुमेन की बात करें तो S वेव इन V3, R वेव इन V1, सॉरी R वेव इन AVL लीड मोर देन 20 mm है, तो हम इसको कहेंगे कर्नेल वोल्टेज क्राइटेरिया। इसकी सेंसिटिविटी 42% है, स्पेसिफिसिटी 95% है। दूसरा दोस्तों कर्नेल ने एक प्रोडक्ट क्राइटेरिया भी दिया, जिसके अंदर क्या है, R वेव इन AVL लीड प्लस S वेव इन V3 लीड को सम करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे QRS ड्यूरेशन से। अगर ये आ रहा है 2440 मिली वोल्ट मिली सेकेंड, तो दोस्तों हम कहेंगे पेशेंट को LVH है। ये प्रीजमली बेस्ट इंडेक्स है जिसकी सेंसिटिविटी 51% है और स्पेसिफिसिटी 95% है। एक और दोस्तों रोमहिट एस्टेज इंडेक्स, इट इज पॉइंट बेस्ड इंडेक्स है, जिसके अंदर अपन ने कई सारे पॉइंट दे रखे हैं और इन साइंटिस्ट ने दिए, रोमहिट ने। तो इसकी सेंसिटिविटी 60% है। इसमें 4 पॉइंट अगर है तो प्रोबेबली LVH है, अगर 5 पॉइंट आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इसको LVH है। तो दोस्तों 4 पॉइंट और 5 पॉइंट कैसे किसके बेसिस पे देने, तो रोमहिट एस्टेज स्कोरिंग सिस्टम इसने दे रखा है। एनी ऑफ दीज फॉलोइंग हो, R वेव और S वेव इन एनी लिम्ब मोर देन इक्वल टू 20 mm हो, या SV1 और SV2 मोर देन 30 mm, V5 RV6
मोर देन 30 mm, इनमें से कोई भी एक चीज हो तो दोस्तों अपन 3 पॉइंट्स देंगे। डिस्कॉर्डेंट एसटी चेंजेस इन पेशेंट नॉट ऑन डिजॉक्सिन ट्रीटमेंट तो अपन 3 पॉइंट देंगे। वही डिस्कॉर्डेंट एसटी चेंजेस इन ए पेशेंट ऑन डिजेक्शन ट्रीटमेंट है तो अपन 1 पॉइंट देंगे। ईसीजी साइन ऑफ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट है, साथ में पी मिट्रियल है तो अपन 3 पॉइंट देंगे। लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है तो 2 पॉइंट देंगे। क्यूआरएस ड्यूरेशन अगर मोर देन इक्वल टू 90 मिली सेकेंड है तो 1 पॉइंट देंगे। प्रोलॉन्ग आरवे पीक टाइम है तो दोस्तों 1 पॉइंट देंगे। इस तरह से हम पॉइंट जो इन्होंने बना रखे हैं देते हैं, और अगर हमारा मोर देन 4 पॉइंट है तो प्रोबेबल 4 पॉइंट आ रहे हैं तो मेक प्रोबेबल एलवीएच, और 5 पॉइंट आ रहे हैं तो मेक एलवीएच लाइकली। ये है दोस्तों राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। स्कोलो-लियोन क्राइटेरिया जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसको एक बार और देख लीजिए। इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले V1 V2 लीड में देखो डीपेस्ट एस वेव कितनी है और उसका साइज देखो mm में। उसके बाद V5 V6 लीड में टॉलेस्ट आर वेव देखो, दोनों को ऐड कर दो, मोर देन 35 mm हो रहा है तो देन इट्स शो LVH। हमें केवल लीड V2 देखनी है, V5 लीड देखनी है। V5 लीड में QRS आर वेव की ऊंचाई जो है वो देखनी है। V2 लीड में QRS की एस वेव की गहराई देखनी है। इन दोनों को जोड़ना है। अगर मोर देन 35 mm या मोर देन 35 स्मॉल बॉक्स आ रहा है तो पेशेंट को LVH है, ये आपको देखना है। अगर LVH पेशेंट को है तो लीड 2 एंड AVL की T वेव इन्वर्टेड हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अगर दोनों प्रेजेंट है ये चीज तो हम इसको कहेंगे LVH विद स्ट्रेन है। हाँ तो दोस्तों ECG क्या क्या ECG चेंजेज होंगे इन LVH लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में। लार्ज आर वेव इन लेफ्ट साइड लीड, सबसे पहले लार्ज आर वेव बनेगी लेफ्ट साइड लीड में, एंड डीप एस वेव बनेगी राइट साइड की लीड में। इंडिकेट वेक्टर ऑफ लेफ्ट साइड वेंट्रिकल एम्पलीफाइड। सेकेंडरी ST चेंजेज देखेंगे दोस्तों हम। इन लेफ्ट साइड लीड LVH ऑफन accompanied by J point depression, down sloping of ST segment, inverted T wave in left side lead known as strain pattern, dilated hypertrophic cardiomyopathy. In right side lead ST segment elevation and ST segment typically slightly concave भी हो सकता है। prolonged QRS duration दोस्तों दिख सकता है because it take longer time to depolarize larger myocardial cell, so QRS duration may be slightly prolonged. R-wave peak time may be prolonged. QRS complex notched. P मिट्रियल दिखेगा। P मिट्रियल क्यों दिखेगा? साथ में जब LVH होगा तो साथ में लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट भी होगा दोस्तों, तो P मिट्रियल में डेवलप बिकॉज LVH अफेक्ट हेमोडायनेमिक्स ऑफ लेफ्ट एट्रियम आल्सो। लेफ्ट एक्सिस डिविएशन भी दिख सकता है दोस्तों। स्लाइट प्रोलॉन्गेशन ऑफ QT इंटरवल इज फ्रीक्वेंटली सीन। ये एसोसिएटेड फीचर्स हैं जो साथ में LVH के दिख सकते हैं। अगर कॉजेज ऑफ LVH की बात करें दोस्तों तो इंक्रीज प्रीलोड एओर्टिक रिगर्जिटेशन की वजह से, या इंक्रीज आफ्टर लोड एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस या हाइपरटेंशन की वजह से तो पेशेंट को LVH होता है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का ECG है, तो इसके अंदर मार्केडली इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल वोल्टेज है। ह्यूज प्रीकॉर्डियल आर वेव एंड एस वेव दैट ओवरलैप विद एडजेसेंट लीड, तो हम SV2 देखेंगे। V2 लीड कहाँ है इसकी? V2 लीड में एस वेव देखिए कितनी डीप है, दूसरे उसमें जाके ये पहुंच रही है, इतनी बड़ी एस वेव है लीड V2 में। V6 में देखिए दोस्तों, V6 में और ये V5 में कितनी बड़ी बड़ी आर वेव है, तो इनका जो अपने को सम करना है मोर देन 35 से ज़्यादा आएगा आर वेव इन V6 लीड, और एस वेव इन V2 लीड मोर देन 35 mm आएगा तो अपन कहेंगे इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। आर वेव पीक टाइम मोर देन 30 mm मिली सेकेंड इन V5 V6 लीड एसोसिएटेड विद QRS ब्रॉडनिंग भी है इसके साथ। लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न भी दिख रहा है। ST डिप्रेशन एंटी वेव इन्वर्जन इन लीड 1 AVL V5 V6 इनमें साथ में
अपने को टी वेव इन्वर्जन भी दिख रहा है। तो ये साथ में स्ट्रेन पैटर्न है। एस टी एलिवेशन दिख रहा है V5 V3 टू V1 टू V3 लीड में, लेफ्ट एक्सिस डिविएशन में। तो इसको दोस्तों सीवियर LVH इज ऑलमोस्ट इंडिकेटेड टू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, द मेन क्लू ऑफ प्रेजेंस ऑफ LVH इज एक्सक्लूसिवली हाई वोल्टेज। तो जो हाई वोल्टेज उसके QRS बनेंगे तो अपन कहेंगे इसको LVH है। अब दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो सबसे काम का स्टेप है जिससे अपन पेशेंट की जान बचा सकते हैं, वो है चेंजेज ECG चेंजेज इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक MI के पेशेंट को अपन ECG में कैसे पहचानेंगे? एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सारे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखो। बाकी जो अपने जनरल प्रैक्टिस में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे इम्पोर्टेंट कोई ECG में आपको देखना आना चाहिए तो वो ECG चेंजेज इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या क्या होते हैं वो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है अगर आप इसको देखना जानते हो तो एक पेशेंट की लाइफ सेविंग वाली बात होती है। अगर आप पेशेंट को MI है और ये बोल के कि आपका ECG नॉर्मल है उसको घर भेज देते हैं तो इसमें पेशेंट की डेथ होने की संभावना है, पेशेंट की जान जा सकती है। तो दोस्तों ये आपको जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें तो अगर पेशेंट को एक्यूट MI है तो क्या क्या ECG चेंजेज होंगे? तो दोस्तों व्हेनेवर एक्यूट MI ऑकर्स, फर्स्ट फाइंडिंग इज टॉल T वेव ऑकर्स विद इन मिनट्स ऑफ एक्यूट MI। जैसे ही पेशेंट को MI होता है विद इन 1 मिनट्स, विद इन 1 मिनट्स नहीं, विद इन मिनट्स टॉल T वेव आ जाती है दोस्तों। नेक्स्ट जो है ST सेगमेंट एलिवेशन होता है विद इन 2 to 3 आवर्स, इसको बोलते हैं अपन दोस्तों पार्डी साइन। उसके बाद T वेव इन्वर्जन होता है 8 to 12 आवर्स में, 8 to 12 आवर्स में पेशेंट को T वेव इन्वर्जन होता है। और लास्ट में दोस्तों Q वेव कम आती है विद इन 1 to 2 डेज। उसकी Q वेव कितने दिन में आती है? एक से लेके 2 दिन में। ECG चेंजेज इन MI, तो दोस्तों जब भी ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया होगा तो सबसे पहले हाइपर एक्यूट फेज, हाइपर एक्यूट फेज मतलब टॉल पीक्ड सिमेट्रिकल T वेव बनेगी, टॉल पीक्ड सिमेट्रिकल T वेव बन रही है तो ये हाइपर एक्यूट फेज है। पेशेंट को बाद में MI हो सकता है। एक्यूट फेज में ST सेगमेंट एलिवेशन, ST सेगमेंट में एलिवेशन होगा मोर देन 1 mm और 1 स्मॉल बॉक्स एबव बॉर्डर लाइन और इन 2 और मोर कॉन्टिग्यूअस लीड, एनाटॉमिकली रिलेटेड लीड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा अभी। जो एक्यूट फेज होगी उसमें ST एलिवेशन होगा, कितना ST एलिवेशन होगा? मोर देन 1 mm या मोर देन 1 स्मॉल बॉक्स होगा एबव बॉर्डर लाइन। दूसरा ये 2 और मोर कंटिग्यूअस लीड, कंटिग्यूअस लीड क्या होती है? एनाटॉमिकली रिलेटेड लीड होती हैं दोस्तों, जो कि हार्ट के एक एरिया को कवर करती हैं, जैसे लीड 1 AVL, लीड 1 AVL V5 V6 ये लेटरल साइड ऑफ द हार्ट को देखती हैं। तो इन में कम से कम 2 लीड में चेंज होना चाहिए। ऐसे ही अगर इंफीरियर वॉल की बात करें तो लीड 2 3 AVF, इन 3 लीड में से कम 2 लीड में ECG चेंजेस दिखने चाहिए। तो मतलब अगर किसी लीड 1 में है और लीड 2 में है, मान लो ST एलिवेशन, तो कोई उससे अपन नहीं बोलेंगे कि इसको MI है। लेकिन अगर पेशेंट के लीड 2 और 3 इन दोनों में है तो अपन कहेंगे पेशेंट को इंफीरियर वॉल MI है। तो मतलब 2 कॉन्टिग्यूअस लीड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 2 जो एनाटॉमिकली रिलेटेड, जो हार्ट की एक वॉल को देख रही है, इंफीरियर वॉल को जो लीड देख रही है उनके अंदर चेंज होने चाहिए एटलीस्ट 2 लीड के अंदर। ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ। उसके बाद दोस्तों पेशेंट पहले हाइपर एक्यूट फेज हुई, उसके अंदर T वेव का केवल पीक्ड T वेव हुई, सिमेट्रिकल T वेव हुई। उसके बाद एक्यूट फेज में ST एलिवेशन हुआ, ST एलिवेशन मोर देन 1 mm और मोर देन 1 स्मॉल बॉक्स एबव बॉर्डर लाइन, 2 कॉन्टिग्यूअस लीड में हुआ। अब दोस्तों जो इवॉल्विंग फेज है उसमें फर्दर ST एलिवेशन होगा और साथ में T वेव इन्वर्जन भी हो जाएगा। यहां तक टिल 3 स्टेज ओनली इस्चीमिया इज गोइंग ऑन, नॉट इन्फेक्शन। इस्चीमिया और इन्फेक्शन दोस्तों ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। इस्चीमिया ओनली सिंपली ब्लड सप्लाई कम हो गई या ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो गई तो पेशेंट को इस्चीमिया हो गया।
लेकिन अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हमने बोल दिया तो वहाँ जो सेल है, जो मसल है, जो कार्डियक टिश्यू है, वो डेड हो जाता है। तो इन्फेक्शन मतलब डेड, और इनसीमिया मतलब ओनली ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन डिमांड उसकी पूरी नहीं हो रही है। तो इवॉल्विंग फेज, अभी तक पेशेंट के टी वेव इन्वर्जन हो गया, एस टी एलिवेशन है, तो भी पेशेंट किस स्टेज में है? इनसीमिया है पेशेंट को, अभी इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हमको पेशेंट को ट्रीट नहीं करा तो इसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, और हमारे जो ईसीजी में कैसे दिखेगा? पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिखेगी दोस्तों। क्यू वेव कब दिखती है? पैथोलॉजिकल क्यू वेव कब दिखती है? जब इस्चीमिया इन्फेक्शन में बदल जाता है या इन्फेक्शन होता है। तो पैथोलॉजिकल क्यू वेव कैसे अपन रीड करते हैं? मोर देन वन स्मॉल बॉक्स या मोर देन 0.04 सेकेंड की अगर क्यू वेव है तो अपन इन एनी लीड और एनी क्यू वेव इन V3 और V2 लीड और मोर देन 0.1 mm डीप और मोर देन 1/3 ऑफ आर बीप, तो अपन सारी चीज को पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं। मतलब पैथोलॉजिकल क्यू वेव कब बोलेंगे? किसी भी लीड में 1 mm से ज्यादा, एक स्मॉल बॉक्स से ज्यादा अगर क्यू वेव का साइज है तो अपन उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल क्यू वेव। लेकिन अगर V2 लीड या V1 लीड में थोड़ी सी भी क्यू वेव दिख रही है, छोटी सी भी दिख रही है, तो भी हम कहेंगे उसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव। या क्यू वेव का साइज मोर देन 1/3 ऑफ आर वेव हो जाए तो भी हम कहेंगे पैथोलॉजिकल क्यू वेव। और ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहाँ शुड बी प्रेजेंट इन 2 कॉन्टिग्यूअस लीड? वैसे जैसे मैंने अभी बताया, कॉन्टिग्यूअस लीड 2-3 ABF या फर्स्ट ABL और V1 V2, इन सब में होना चाहिए ये। अगर पैथोलॉजिकल क्यूब दोस्तों एक बार अपियर हो गई पेशेंट को, मतलब एक बार इन्फेक्शन हो गया, तो ये नेवर डिसअपियर, क्योंकि एक बार जो चीज डेड हो गई वो कभी सही नहीं हो सकती। इवन आफ्टर ईयर्स ECG शोज ओल्ड MI, ऑल अदर चेंजेस विद रिवर्स आफ्टर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों हील्ड फेज के अंदर देखो, नो नॉर्मल टी वेव, नो ST एलिवेशन, ओनली पैथोलॉजिकल क्यूब वेव दिखेगी, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग दिखेगी। तो सबसे पहले पेशेंट को जब भी हम ECG देख रहे हैं, सबसे पहले हाइपर एक्यूट फेज जिसके अंदर टी वेव दिखेगी, टॉल पीक्ड टी वेव सिमेट्रिकल होगी। उसके बाद एक्यूट फेज होगी, एक्यूट फेज में ST सेगमेंट का एलिवेशन होगा। ST सेगमेंट का एलिवेशन कितना होगा? मोर देन 1 mm या मोर देन 1 स्मॉल बॉक्स होगा एबव बॉर्डर लाइन, इन 2 और मोर कॉन्टिग्यूअस लीड में होगा। इवॉल्विंग फेज में फिर से फर्दर ST एलिवेशन होगा और टी वेव इन्वर्जन होगा। इस स्टेज तक ओनली इस्चीमिया है। और उसके बाद हम देखेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिखेगी और उसके बाद हील्ड फेज में ये सारे सिम्टम नॉर्मल हो जाएंगे, ओनली पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिखेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी हमें MI का डायग्नोसिस करना है तो MI देखने के लिए सबसे पहले न्यूरो QRS होना चाहिए, बाद में ही हम अदर ST चेंजेस देखेंगे लाइक ST एलिवेशन, डिप्रेशन। अगर QRS ब्रॉड है तो मैं अभी बता चुका हूँ, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच है वो है उस पेशेंट को, MI उसमें नहीं देखेंगे। उसके बाद देखना है दोस्तों ST एलिवेशन है या डिप्रेशन है। एलिवेशन है तो इन्फेक्शन है, डिप्रेशन है तो ओनली इस्चीमिया है। फिर देखो दोस्तों कौन सी लीड में चेंजेज हैं, जिस लीड में चेंजेज हैं उससे देखो उस कौन से एरिया को सप्लाई करती है, वो कौन से एरिया को कवर करती है वो लीड, तो उससे हम एरिया डिसाइड कर लिया, और एरिया से हमने आर्टरी डिसाइड कर ली, और आर्टरी से हमने सिम्टम डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस करेंगे ECG देख के MI का। वो डायग्नोसिस और MI क्या देखना है हमको? एटलीस्ट 2 और मोर एनाटॉमिकली कंटिग्यूअस लीड में चेंजेस होने चाहिए, एक ही एरिया को डिनोट कर रही है, चाहे वो आर्टरी सप्लाई अलग ना हो, जैसे मैं अभी बता चुका था। लीड 2-3 ABF ये जो है एक इंफीरियर वॉल को कवर करती है, तो इन 3 में से कम 2 लीड के अंदर चेंजेस होने चाहिए ST एलिवेशन, डिप्रेशन टू डायग्नोस द MI। अगर केवल एक ABF में ही आइसोलेटेड ST एलिवेशन है तो, या ST डिप्रेशन है, बाकी ST एलिवेशन नहीं है 2-3 में, तो हम उसको MI नहीं बोलेंगे। दो डायग्नोसिस ऑफ MI करने के लिए ECG चेंजेस कम से कम 2 लीड में होने चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल चेंजेस की। रेसिप्रोकल चेंज
ये रेसिप्रोकल चेंजेस क्या होते हैं? एसटी एलिवेशन के साथ साथ कुछ लीड में एसटी डिप्रेशन भी हो जाए, डज नॉट इंडिकेट सब एंडोकार्डियल इस्चीमिया, दिस इज ड्यू टू रेसिप्रोकल चेंजेस। मतलब कहने का ये है कि जैसे किसी को एमआई हो गया और किसी एक वाल में एमआई हो गया, तो उसके रेसिप्रोकल चेंजेस दोस्तों दूसरे साइड की वॉल में भी कई बार दिखते हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन इन लीड टू डिप्रेशन इन अपोजिट साइड लीड, जैसे लेटरल वॉल की लीड है और इंफीरियर वॉल की लीड है। इंफीरियर वॉल की लीड क्या है? 2-3 AVF। इनमें अगर एसटी एलिवेशन है तो जो इसके अपोजिट साइड की जो लेटरल वॉल है, जैसे इसके अपोजिट साइड में लेटरल वॉल है, उसकी लीड 1 AVL V5 V6 में एसटी डिप्रेशन हो जाए साथ में, तो दोस्तों हम इसको कहेंगे रेसिप्रोकल चेंजेज हैं ड्यू टू अल्ट्रेशन इन करंट फ्लो इन हार्ट ड्यूरिंग एमआई, क्योंकि इसमें हार्ट के अंदर करंट फ्लो में अल्ट्रेशन हो जाता है। तो अगर लेटरल वॉल में एमआई हुआ है, एसटी एलिवेशन है, तो इंफीरियर वॉल के चेंजेस भी आ जाएंगे। तो दोस्तों देखो, लीड 1 इसमें एसटी डिप्रेशन है। लीड एवीएल में भी देखो क्लियर कट एसटी डिप्रेशन है, लेकिन दोस्तों लीड 2 देखिए, लीड 2 में एसटी एलिवेशन है। लीड 3 में देखिए, इसमें भी एसटी एलिवेशन है। लीड एवीएफ देखिए, इसमें भी एसटी एलिवेशन है। मतलब पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई हुआ है, एसटी एलिवेशन दिख रहा है इसमें क्लियर कट, लेकिन साथ में जो इसके अपोजिट साइड की लीड है, लीड 1 और एवीएल, इनके अंदर क्या दिख रहा है पेशेंट को? एसटी डिप्रेशन दिख रहा है। तो एसटी डिप्रेशन अपोजिट साइड की लीड में दिख रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल चेंजेज। ये वाली स्लाइड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको आनी चाहिए। ये स्लाइड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हम आर्टरी ईसीजी लीड से एरिया डिसाइड करेंगे, एरिया से हम आर्टरी डिसाइड करेंगे, आर्टरी से हम सिम्टम डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर लोकेशन ऑफ एमआई कहाँ है, कौन सी लीड अफेक्ट होगी, कौन सी वेसल इन्वॉल्व होगी और क्या ईसीजी चेंजेज आएंगे। अगर दोस्तों एंटीरियर वॉल में अगर चेंजेज हैं तो V1 to V4 लीड के अंदर आएंगे, दिखेगी। और इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है दोस्तों? एंटीरियर वॉल को लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, या इसकी को अपन डायगोनल ब्रांच भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें एसटी एलिवेशन होगा, टी वेव इन्वर्जन तो होगा, पुअर आर वेव प्रोग्रेशन, ये सब तो सेम ही है, सब में ये लिखे हुए मैंने, बट मेनली कौन सी लोकेशन क्या है, कौन सी लीड है, कौन सी वेसल है। सेप्टल वॉल की बात करें दोस्तों, V1 V2 इसको भी लाडा या सेप्टल ब्रांच के थ्रू सप्लाई करती है। लेटरल वॉल की बात करें तो लीड 1 AVL V5 V6 और इसको LCA लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के थ्रू इसको सप्लाई करती है। इंफीरियर वॉल को कौन सी लीड देखती है? 2-3 AVF। और कौन सी इसको आर्टरी सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। कौन सी? पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच के थ्रू। पोस्टीरियर वॉल को कौन सी लीड देखेंगी? V1 to V4। और कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है दोस्तों इसको? LCA और RCA दोनों पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के थ्रू करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इसको बार बार आपको देखना है। जब भी अपने को लोकेशन देखनी है तो कौन सी लीड में इफेक्ट आएंगे, चेंजेज आएंगे, और उन चेंजेज को अपन कैसे अपन देखेंगे। दोस्तों ये एक और ECG स्ट्रिप है, इसमें भी अपने को MI देखना है। तो देखो लीड 2, लीड 2 लीड 3, इसमें क्लियर कट ST एलिवेशन दिख रहा है। और AVF, ये AVF, इसमें भी ST एलिवेशन दिख रहा है। तो ये क्या है? इंफीरियर वॉल MI है। इसमें देखिए दोस्तों लीड 1 नॉर्मल है, लीड 2 में क्लियर कट ST एलिवेशन है, लीड 3 में क्लियर कट ST एलिवेशन है, AVF में भी क्लियर कट ST एलिवेशन है। और दोस्तों लीड V1 ST डिप्रेशन है, लीड 2 में ST डिप्रेशन है, और बाकी V4 V5 V6 V5 और V6 में भी ST एलिवेशन है।
तो दोस्तों इसमें ऑलमोस्ट इन्फीरियर वॉल, लेटरल वॉल और जो सेप्टल वॉल है, इन सब में ये सारी वॉल इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से हम कौन सी वॉल में एसटी एलिवेशन है, डिप्रेशन है, ये देख के हम कौन सी वॉल में एमआई हो रहा है और उसके बेसिस पे इसमें कौन सी आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है वो हम देख सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने देखा, बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को समझा। जो ईसीजी का पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो है, इन दोनों को देख के हम आराम से ईसीजी जब भी स्ट्रिप देखें तो हम इजीली उसको इंटरप्रिटेट कर सकें। दोस्तों यही मेरा इसका वीडियो बनाने का मोटिव था और आई होप मैं इस मोटिव को पूरा करने में सफल रहा हूँगा। ज़्यादातर लोग इस ईसीजी स्ट्रिप को देख के, इन वीडियो को देख के और फिर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके ईसीजी देखना सीख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।